दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के क्लिनिकल उपयोग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स दुनिया भर के लगभग हर फार्मास्यूटिकल बाजार में डॉक्टर के द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर उपलब्ध है। कई दशकों से अलग अलग बीमारियों की चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता रहा है। इनमें अधिकांश सभी आयु वर्ग के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। कई मामलों में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग दवाएं साबित हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर स्टेरॉइड्स के मिसयूज़ पर होने वाली चर्चाओं के बीच यह बात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। वीडियो का यह एपिसोड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के कुछ सबसे साधारण और स्वीकृत चिकित्सीय उपयोगों का विवरण देता है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। दुनिया में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का सबसे अधिक उपयोग एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ट्रीटमेंट के रूप में होता है। इसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कह सकते हैं। इस थेरेपी में मुख्य मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी को कृत्रिम हार्मोन देकर पूरा किया जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। मरीजों में छोटे मेल बच्चे भी हो सकते हैं जो बचपन से ही हाइपोगोनेडिज्म से पीड़ित हों, या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एंड्रोजन हार्मोन में किसी तरह से रुकावट उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अधिकतर मरीज 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष होते हैं और अधिकांश मामलों में इन पुरुषों में हार्मोन स्तर उम्र बढ़ने के कारण कम हो जाता है। दोस्तों, कम टेस्टोस्टेरोन होने से सामान्य लक्षण इस प्रकार नजर आते हैं: काम इच्छा में कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एनर्जी में कमी, ताकत और एंड्योरेंस में कमी, खेल खेलने की क्षमता में कमी, मूड में बदलाव, हड्डियों की लंबाई में कमी, काम करने की क्षमता में कमी, याददाश्त में कमी, मांसपेशियों का कम होना। जब ये लक्षण उम्र बढ़ने से जुड़े होते हैं तो इन्हें सामूहिक रूप से एंड्रोपॉज कहा जाता है। क्लिनिकल रूप से इसे लेट ऑनसेट हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। रक्त में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 350 एनजी पर डीएल तक होना सामान्य माना जाता है। हालांकि कुछ डॉक्टर 200 एनजी पर डीएल तक को भी सामान्य सीमा मान लेते हैं। दुर्भाग्यवश हाइपोगोनेडिज्म पर अभी भी काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। फिर भी अधिकतर डॉक्टर तब तक इलाज की सलाह नहीं देते जब तक मरीज में एंड्रोजन की कमी के स्पष्ट लक्षण न दिखने लगें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हमें क्या लाभ मिल सकता है। एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी टेस्टोस्टेरोन की कमी से हुए अधिकांश लक्षणों को प्रभावी रूप से कम करती है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 350 एनजी पर डीएल से ऊपर बढ़ाने पर सेक्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स सही तरीके से काम करते हैं। बोन मिनरल्स डेंसिटी पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए, हर 21 दिन में 250 mg टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट 6 महीनों तक प्रयोग किए जाने पर हड्डियों की घनत्व में लगभग 5% तक की वृद्धि देखी गई है। समय के साथ साथ यह हड्डियों की कमजोरी को तथा फ्रैक्चर के रिस्क को भी कम कर देता है। यह रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे एनर्जी तथा सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह लीन बॉडी मास को बनाए रखने में मदद करता है तथा मांसपेशी की स्ट्रेंथ तथा एंड्योरेंस को बढ़ाता है। बूढ़े पुरुषों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क के संबंध में लाभकारी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चला है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट का सीरम लिपिड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी भी शामिल है, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कोई खास महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन पेट के मोटापे को भी कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी तथा ग्लाइसेमिक कंट्रोल में भी सुधार करता है। ये सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के महत्वपूर्ण कारक हैं जो धमनियों में रुकावट की प्रोग्रेस को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे टीएनएफ, IL-1 और IL-10 के प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह थेरेपी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, जिससे धमनियों की दीवारों को प्लाक और स्कार टिश्यू द्वारा होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिल सकती है। वर्तमान में चिकित्सा सहमति के अनुसार रिप्लेसमेंट थेरेपी सामान्यतः हृदय रोग के जोखिम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, बल्कि कुछ रोगियों में जोखिम कारकों को भी कम कर देती है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो बूढ़े मरीजों के लिए कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। सबसे पहले, टेस्टोस्टेरोन का उपयोग प्रोस्टेट के आकार और पीएसए स्तर को बढ़ा सकता है।
हालांकि यह सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के संदर्भ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को टेस्टोस्टेरोन के प्रयोग द्वारा एनकरेजमेंट मिल सकता है। प्रोस्टेट कैंसर, हाई पीएसए लेवल या स्तन कैंसर वाले पुरुषों को आमतौर पर टेस्टोस्टेरोन नहीं दिया जाता। एंड्रोजन सप्लीमेंटेशन का सीधा संबंध स्लीप एपनिया यानी नींद के दौरान सांस रुकने से भी पाया गया है। हालांकि इस विषय पर अध्ययनों के परिणाम विरोधाभासी रहे हैं और इसका संबंध अभी भी बहस का विषय है। अंत में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ने बूढ़े पुरुषों में कोग्निटिव फंक्शन के ऊपर नकारात्मक, सकारात्मक और न्यूट्रल तीनों प्रकार के प्रभाव दिखाए हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि दवाई की मात्रा प्रतिक्रिया के स्तर को प्रभावित करती है और सबसे अच्छे परिणाम तब देखे जाते हैं जब एंड्रोजन का स्तर सामान्य रेखा से थोड़ा ऊपरी सीमा तक होता है। जिन बूढ़े मरीजों में पहले से ही कोग्निटिव फंक्शन में कमी है उन्हें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान उनकी मानसिक क्षमता और ब्लड हार्मोन लेवल की करीबी स्तर पर निगरानी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम कॉमन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो पहला तरीका है टेस्टोस्टेरोन को ट्रांसडर्मल यानी त्वचा पर पैच लगाकर दिया जाता है। ट्रांसडर्मल यानी त्वचा के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट देने की सबसे आम पद्धति है और आमतौर पर एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करने के लिए लोगों की ये पहली पसंद होती है। इस तरह से दवा देने की विधि इंजेक्शन की तुलना में कई फायदे देती है, चूँकि यह दर्द रहित होती है, इसलिए मरीज को भी सुविधा होती है। ट्रांसडर्मल विधि डेली हार्मोन के लेवल को स्थिर बनाए रखती है और इंजेक्शन की तरह बड़े उतार चढ़ाव नहीं करती। हार्मोन रिप्लेसमेंट करने वाले डॉक्टर आमतौर पर रोज़ 2.5 से 10 mg टेस्टोस्टेरोन देने की सलाह देते हैं। इसे जेल या त्वचा पर चिपकने वाले पैच के रूप में लगाया जाता है, जिसे रोज़ बदला जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि त्वचा में मेटाबॉलिज्म के कारण यह विधि सीरम डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल इंजेक्शनों की तुलना में अधिक बढ़ा सकती है। इससे अधिक कुछ मरीजों में एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं, जिसके कारण कुछ लोग इंजेक्शन का विकल्प चुनते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों इंजेक्शन द्वारा। टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट और टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन हैं। अन्य देशों में सस्टेनन 100 और सस्टेनन 250 भी आमतौर पर दिए जाते हैं। इन इंजेक्शन का एक डोज लगभग 2 से 3 हफ्तों तक शरीर में एंड्रोजन स्तर बनाए रखता है। सबसे सामान्य प्रोटोकॉल के अनुसार 200 mg टेस्टोस्टेरोन एंथेनेट या साइपोनेट हर 2 से 3 हफ्ते में दिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, टेस्टोस्टेरोन के अलग अलग एस्टर के कारण अपनी समयावधि के अनुसार टेस्टोस्टेरोन का स्तर अलग अलग हो सकता है। शुरुआत के कुछ दिनों में इनका स्तर सबसे ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे अगले हफ्तों में कम होकर सामान्य स्तर पर आ जाता है। डॉक्टर मरीजों की नियमित जांच करते हैं ताकि हार्मोन लेवल सामान्य सीमा में रहे और हाइपोगोनेडिज्म के लक्षण नियंत्रित रहें। लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन निबिडो, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन यूडिकोनेट भी कहते हैं, यह अन्य देशों में पहले से ही स्वीकृत है। इस दवा के लिए साल में केवल 4 से 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। तीसरा तरीका मौखिक रूप से। एंड्रियोल एकमात्र ऐसी दवा है जो कैप्सूल के रूप में मुंह से ली जाती है, जो कि बहुत से देशों में प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में उपयोग होती है। इस विधि से मरीज की सुरक्षा अधिक होती है। आमतौर पर शुरुआत में 120 से 160 mg प्रतिदिन दिया जाता है, ताकि 40 mg के 3 से 4 कैप्सूल और बाद में इसे घटाकर 120 mg प्रतिदिन किया जा सके। कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह और रात भोजन के साथ लिए जाते हैं। हालांकि यह तरीका सुविधाजनक है, लेकिन हार्मोन लेवल रोज़ बदल सकता है। खाने में फ़ैट की मात्रा इसके एब्जॉर्ब होने को बहुत प्रभावित कर सकती है, इसलिए कम से कम 20 ग्राम फैट वाला भोजन इसके साथ जरूरी लें। ध्यान दें, ट्रांसडर्मल की तरह यह तरीका भी DHT का लेवल इंजेक्शन की तुलना में अधिक बढ़ा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का एंजियोएडिमा हेरिडेटरी में प्रयोग पर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आमतौर पर वंशानुगत एंजियोएडिमा के उपचार के लिए दिया जाता है। यह एक दुर्लभ और संभावित रूप से जानलेवा इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है। वंशानुगत एंजियोएडिमा रक्त के थक्के बनने वाले कारकों में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है, जिसकी विशेषता C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर नामक प्रोटीन फंक्शन डिक्रीज होने के कारण होती है। यह प्रोटीन C1 को नियंत्रित करता है, जो
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक प्रोटीन है और सूजन का इन्फ्लेमेशन के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वंशानुगत एंजियोएडिमा के लक्षण में हाथों, बाहों, पैरों, होठों, आँखों, जीभ या गले में अचानक लेकिन रुक रुक कर होने वाली सूजन भी शामिल है। पाचन तंत्र में भी सूजन हो सकती है, जिससे पेट में ऐंठन, नौजिया या उल्टी हो सकती है। गंभीर मामलों में रोगी के गले में सूजन, श्वसन मार्ग में रुकावट हो सकती है, जिससे दम घुटना और अचानक मृत्यु तक भी हो सकती है। कई बार ये दौरे बिना किसी स्पष्ट कारण के होते हैं। हालांकि तनाव, चोट, सर्जरी और दांतों का इलाज भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्टेरॉयड के उपचार में कैसे किया जाता है। ओरल C70 अल्फा एल्कलाइड एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स प्रभावी निवारक के रूप में पाया गया है। यह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन के स्तर को स्थिर करता है और एंजियोएडिमा के हमलों की आवृत्ति को और गंभीरता को कम करता है। इनका प्रयोग आमतौर पर कम मात्रा में तथा लंबे समय तक देने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्टेरॉयड स्टेनोजोल और डेनोक्राइन हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से कई अन्य दवाओं का भी उपयोग किया गया है, जिसमें ऑक्सेंड्रोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीमेथोलोन, फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन और मेथेंड्रोस्टेनोलोन शामिल हैं। आवश्यक स्टेरॉयड्स की मात्रा व्यक्ति के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है और आमतौर पर इसे लोवेस्ट थेरेपेटिकली इफेक्टिव डोज पर बनाए रखा जाता है ताकि साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। FDA द्वारा स्वीकृत स्टेनोजोलोल के लिए प्रारंभिक खुराक 2 mg दिन में 3 बार, कुल 6 mg प्रतिदिन सुझाई गई है। इसके बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर खुराक को धीरे धीरे कम करके रखरखाव स्तर पर लाया जाता है, जो आमतौर पर 2 mg हर 1 से या 2 दिन में दी जाती है। दोस्तों अब हम देखते हैं एनीमिया में एनाबोलिक स्टेरॉयड्स का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स किडनी में एरिथ्रोपोएटिन के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, जो कि एक हार्मोन है और नए लाल रक्त कोशिका के निर्माण में मदद करता है तथा हेमाटोक्रेटिक लेवल को बढ़ाता है, जिससे यह कुछ प्रकार के एनीमिया के उपचार में उपयोगी बना सकता है। वे एनीमिया जो स्टेरॉयड्स थेरेपी से ठीक हो सकते हैं उनमें शामिल है किडनी की खराबी से होने वाला एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार के बजाय सी या अर्धचंद्र आकार की हो जाती हैं, जिससे वे सख्त और चिपचिपी होकर रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं और खून का बहाव रोक देती हैं, जिससे गंभीर दर्द और एनीमिया होता है। रिफ्रैक्टरी एनीमिया जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया भी शामिल है, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोस्क्लेरोसिस, एग्नोजेनिक माइलॉइड मेटाप्लासिया, कैंसर या माइलोटॉक्सिक दवाओं से होने वाला एनीमिया। थेरेपी के प्रकार मरीज के रिस्पॉन्स और एनीमिया के प्रकार पर निर्भर करती हैं, लेकिन कई मामलों में सामान्य हेमाटोक्रोटिक स्तर प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्सीमेथलोन और नेंडोलोन डेकोनाइट दोनों को FDA द्वारा गंभीर एनीमिया के उपचार के लिए स्वीकृत किया गया है। ऑक्सीमेथलोन के उपयोग के लिए दिशा निर्देश के बारे में बात करें तो पुरुष और महिला मरीजों, जिसमें बच्चों और वयस्क शामिल हैं, के लिए 1 से 2 mg पर किलो प्रतिदिन, लगभग 160 पाउंड वजन वाले व्यक्ति के लिए 75 से 150 mg प्रतिदिन, कुछ मामलों में 5 mg पर kg दिन की खुराक आवश्यक हो सकती है। नेंडोलोन डेकोनाइट के लिए महिलाओं के लिए 50 से 100 mg प्रति सप्ताह, पुरुषों के लिए 100 से 2 mg प्रति सप्ताह, 2 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 25 से 50 mg हर 3 से 4 सप्ताह में। हाल के वर्षों में रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन प्रिस्क्रिप्शन दवा के आने से एनीमिया के इलाज में काफ़ी बदलाव आया है। हालांकि एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड्स अभी भी कुछ चिकित्सीय उपयोग रखते हैं और एनीमिया के इलाज के लिए सेल किए जाते हैं, लेकिन अब इन्हें मुख्य उपचार नहीं माना जाता। जब केवल एरिथ्रोपोइटिन से उचित परिणाम नहीं मिलते, तब इन्हें सहायक या बैकअप दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉयड से हेमाटोक्रेटिक में वृद्धि की बात करें तो ये लेस प्रिडिक्टेबल है।
नई एरिथ्रोपोइटिन दवाओं की तुलना में कम प्रभावी होती है। इसके अलावा ये दवाएं आवश्यक मात्रा में देने पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों में काफ़ी विजिबल साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती हैं। कई मामलों में इन स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स उनके लाभों से अधिक होते हैं, क्योंकि अब नई और अधिक टारगेटेड दवाई उपलब्ध है जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, या ब्रेस्ट कैंसर में कैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स कभी-कभी रजोनिवृत्ति के बाद या रजोनिवृत्ति से पहले जिन महिलाओं का अंडाशय हटा दिया जाता है, उनमें स्तन कैंसर के इलाज के लिए दिए जाते हैं। ये दवाएं तब उपयोगी होती हैं जब कैंसर हार्मोन रिस्पॉन्सिव हो तथा इसकी वृद्धि हार्मोन के सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। एंड्रोजेंस और एंड्रोजेंस हार्मोन संवेदनशील ट्यूमर्स पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। एस्ट्रोजन स्तन कैंसर टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है, जबकि एंड्रोजेंस इसे रोकते हैं। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का उपयोग एंड्रोजेंस एस्ट्रोजन संतुलन को इस दिशा में बदल सकता है जिससे ट्यूमर का आकार कम हो सकता है। इस उपचार से कई मरीजों में अच्छे परिणाम देखे गए हैं। हालांकि महिलाओं में स्टेरॉइड थेरेपी के मस्कुलाइजिंग साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। फ्लोक्सीमेस्ट्रोन जैसे ओरल एंड्रोजन को आमतौर पर धीमी गति से काम करने वाले इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स जैसे नेंड्रोलोन डेकोनेट की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने पर इसे तुरंत बंद किया जा सकता है। फिर भी दोनों प्रकार के एनाबॉलिक एजेंट इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हाल के वर्षों में अधिक प्रभावी और टारगेटेड एंटी एस्ट्रोजेनिक दवाओं जैसे सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर शम्स और एरोमेटाज इनहिबिटर्स के विकास ने स्तन कैंसर के इलाज में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के उपयोग को लगभग समाप्त कर दिया है। आजकल स्तन कैंसर के इलाज में सामान्यतः नोलवाडेक्स, जिसे हम टैमोक्सिफिन बोलते हैं, जैसे शम्स का उपयोग किया जाता है, जिसे आर्मिडिक्स या फिमेरा जैसे मजबूत एरोमेटाज इनहिबिटर के साथ दिया जाता है। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स को अब सहायक या बैकअप दवाओं के रूप में ही देखा जाता है, यानी जब केवल एंटी एस्ट्रोजेनिक दवाओं से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिक्रीज्ड फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग उन स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है जो डिक्रीज्ड फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी से जुड़ी होती हैं। फाइब्रोनोलिटिक वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर रक्त के थक्के को तोड़कर उसे मेटाबोलाइज करता है। यह प्रक्रिया रक्त के थक्के बनाने के विपरीत काम करती है, जिससे शरीर में संतुलन बना रहता है। फाइब्रोनोलिटिक डिसऑर्डर वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन जब यह होता है तो गंभीर हो सकता है। कम फाइब्रोनेलिटिक एक्टिविटी के कारण रक्त में थक्के बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ओरल C17 अल्फा एल्कलाइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फाइब्रोनोलिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इसलिए यह उन मरीजों में लाभकारी साबित हुई है जिनमें यह समस्या फाइब्रोनोजेन की अधिकता से जुड़ी होती है। स्टेनोजोलोल का उपयोग इस उपचार के लिए सबसे अधिक किया गया है। हालांकि अन्य एनाबॉलिक स्टेरॉइड से भी समान लाभ मिल सकता है। इसकी मेंटेनेंस डोज पर्सन टू पर्सन तय की जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स तथा रक्त जमने के पैरामीटर्स की निगरानी के साथ निर्धारित की जाती है। एस्ट्रीफाइड इंजेक्टेबल्स और ओरल नॉन अल्कलॉइड स्टेरॉइड्स समान फाइब्रोनोलिटिक प्रभाव नहीं दिखाते। दोस्तों, अब हम पुरुष बांझपन के बारे में बात करेंगे। कुछ मामलों में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स पुरुष बांझपन के उपचार के लिए प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं। जब बांझपन का कारण लैडिक कोशिकाओं के सिक्रेशन की कमी के कारण कम शुक्राणु बनाना होता है, तब एंड्रोजन इस स्थिति को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे मामलों में स्टेरॉइड्स शुक्राणु की संख्या और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है। इस पर्पस के लिए ओरल एंड्रोजन मेस्ट्रोलोन सबसे अधिक प्रेस्क्राइब किया जाता है। ध्यान दें, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आमतौर पर पुरुष प्रजनन क्षमता को कम करते हैं, इसलिए इन दवाओं से पुरुष बांझपन के सफल उपचार की संभावना सीमित होती है। ग्रोथ फेलियर में स्टेरॉइड यूज़ की बात करें तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बच्चों में विकास की कमी के इलाज के लिए दिया जाता है, चाहे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो या ना हो। इन दवाओं की
को मांसपेशियों और हड्डी दोनों के मांस पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए देखा गया है। जब इन लंबी हड्डियों के सिरों यानी एपिफाइसिस के जुड़ने से पहले ही दिया जाता है और लीनियर ग्रोथ पूरी तरह से नहीं रुकी होती, तब इनके एनाबॉलिक इफेक्ट्स हड्डियों पर लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह प्रभाव सीधा बोन टिश्यू पर कार्य करके और इनडायरेक्ट रूप से ग्रोथ हार्मोन तथा IGF-1 के स्राव को बढ़ाकर होता है। इस पर्पस के लिए आमतौर पर नॉन एरोमेटाइजेबल और नॉन एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से वृद्धि रुकने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि बच्चों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग हमेशा सावधानी से करना चाहिए। सामान्यतः दुष्प्रभावों के अलावा गैर एरोमेटाइजेबल स्टेरॉइड्स भी एपिफाइसिस के बंद होने की गति को तेज कर सकते हैं। ऑक्सेंड्रोलोन ग्रोथ फेलियर के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है। इसे आमतौर पर सपोर्टिव दवा के रूप में दिया जाता है, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी के एनाबॉलिक प्रभाव को बढ़ाता है। यह दवा सामान्यतः 6 से 12 दिनों तक दी जाती है ताकि वृद्धि दर को तेज किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर 2.5 mg पर डे की खुराक दी जाती है। हालांकि यह रोगी के लिंग, उम्र, वजन और दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जाती है। उचित परिस्थितियों में उपयोग करने पर यह वृद्धि दर में सुधार और कुल ऊंचाई में वृद्धि कर सकता है। ऑक्सेंड्रोलोन पर किए गए कई परीक्षण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाने में असफल रहे हैं, जिससे इसकी अंतिम उपयोगिता पर प्रश्न उठता है। फिर भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अल्पकालिक लाभ अच्छी तरह से प्रमाणित हैं। दोस्तों, अब हम महिलाओं में लिबिडो पर बात करते हैं। स्टेरॉइड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को कई देशों में महिलाओं को विशेषकर रजोनिवृत्ति के बाद की काम इच्छा बढ़ाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। इस दवा की छोटी मात्रा आमतौर पर उन उत्पादों में शामिल की जाती है जिनमें एस्ट्रोजन भी दिया जाता है। यह कॉम्बिनेशन रजोनिवृत्ति के सभी लक्षणों के उपचार के लिए बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की कम हुई लिबिडो भी शामिल है। इसका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है, जो अन्य चिकित्सीय उपयोगों की तुलना में कम होती है, और सामान्यतः इसकी मात्रा 2 mg पर डे से अधिक नहीं होती। आइए दोस्तों, अब हम ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का क्षय रोग के बारे में बात करेंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड हड्डियों की खनिज घनत्व को बढ़ाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के लिए दिए जा सकते हैं। इसके बेनिफिट में नई हड्डी का निर्माण बढ़ाना, हड्डी के टूटने को रोकना और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना शामिल है। ये दवाएं ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़ी हड्डियों के दर्द को भी कम कर सकती हैं, जो बुजुर्ग मरीजों में आम समस्याएं होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में अधिक पाया जाता है और यह उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल बदलावों से जुड़ा होता है। हालांकि यह बीमारी दोनों लिंगों के बुजुर्गों में हो सकती है। लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि ये दवाएं हड्डी के क्षय को बढ़ाती हैं और नई हड्डी बनने की प्रक्रिया को रोकती हैं। इसे स्टेरॉइड्स और ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेंड्रोलोन डेकोनोट ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। यह हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है और फ्रैक्चर, हड्डी टूटने के खतरे को कम कर सकता है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए खुराक 50 mg हर 3 से 4 सप्ताह में एक बार, पुरुषों के लिए 50 mg 1 से 2 सप्ताह में एक बार। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे आवाज़ भारी होना, शरीर, चेहरे पर बाल का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल में बदलाव, और 65 से अधिक उम्र के मरीजों में यह उपचार अपेक्षाकृत बेहतर सहन किया जाता है और इसके दुष्प्रभाव भी कम देखे जाते हैं। उपचार आमतौर पर कम से कम 6 महीने तक चलता है और आवश्यकता अनुसार 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक भी चला सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के सीधे उपचार के लिए नेंड्रोलोन डेकोनेट जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग विवादास्पद भी माना गया है। कई चिकित्सा संस्थाओं का मानना है कि इसके संभावित दुष्प्रभाव इसके लाभों से अधिक हैं। हालांकि ऑक्सेंड्रोलोन को ऑस्टियोपोरोसिस मरीजों में हड्डियों के दर्द को कम करने के लिए भी स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन हड्डियों की घनत्व बढ़ाने के लिए नहीं। फिर भी कई देशों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज में किया जाता है और पुरुषों, महिलाओं तथा बुजुर्गों में इनका प्रयोग किया जाता है।
आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे वजन कम होने तथा मांसपेशियों के क्षय के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग चिकित्सीय रूप से जरूरी वजन घटाने के उपचार के लिए किया जाता है। इसके सामान्य कारणों में लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, बड़ी सर्जरी, पुरानी संक्रमण या गंभीर चोट भी शामिल है। सामान्यतः रूप से ये दवाएं तब बहुत उपयोगी होती हैं जब मरीज लंबे समय तक अस्पताल में रहता है या बेड रेस्ट पर होता है, जिससे रोजाना मांसपेशियों की सक्रियता नहीं होती और मांसपेशियों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। गंभीर जलने के मामले में भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसी चोटों में सेकेंडरी मांसपेशियों का क्षय होता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी दवाएं दी जा सकती हैं जिनका वजन बिना किसी स्पष्ट कारण के कम हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी लंबाई के अनुसार सामान्य वजन बनाए रखने में असमर्थ है और केवल आहार एवं व्यायाम से वजन की कमी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो यह ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लीन बॉडी मास में कमी अपने आप में कई स्वस्थ सामान्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। जो लोग लंबे समय से कम वजन के होते हैं, उन्हें कम ऊर्जा, स्वास्थ्य की खराब अनुभूति और मृत्यु का अधिक जोखिम हो सकता है। सर्जरी या बीमारी से उबरने के दौरान ज़्यादा वजन कम होना रिकवरी प्रक्रिया को धीमा या जटिल बना सकता है। गंभीर मामलों में मरीज की पर्याप्त लीन बॉडी मास बनाए रखने की क्षमता ही रिकवरी का मुख्य कारण बन जाती है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की प्रोटीन संश्लेषण बनाने की क्षमता उन्हें चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण वजन घटने के उपचार में अत्यधिक उपयोगी बनाती है, बशर्ते मरीज को कोई ऐसी बीमारी ना हो, वह कोई ऐसी दवा ना ले रहा हो जो इसके उपयोग को रोकती है। ये दवाएं मांसपेशियों और हड्डियों को दोनों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे ये बहुउपयोगी एनाबॉलिक एजेंट बनती हैं। ऑक्सेंड्रोलोन सबसे अधिक प्रेस्क्राइब की जाने वाली दवा है। इसकी सामान्य खुराक 10 mg दिन में 2 बार होती है। हालांकि महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों में कम खुराक दी जाती है ताकि एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट से बचा जा सके। यह दवा आमतौर पर 3-4 सप्ताह के लिए दी जाती है, खास तौर पर रिकवरी के शुरुआती चरण में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे लंबे समय तक भी दिया जा सकता है, क्योंकि सभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करने की या बढ़ाने की क्षमता होती है। इसलिए ऑक्सेंड्रोलोन के अलावा भी कई अन्य दवाएं उपयोगी होती हैं। अन्य क्षेत्रों में उच्च एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक अनुपात वाले स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, जैसे स्टेनोजोलोल, नेंड्रोलोन, मेथेनोलोन, मेथेंड्रोस्टेनोलोन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का उपयोग गंभीर मसल वेस्टिंग के इलाज में भी किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लगातार प्रोटीन टूटता रहता है, जिससे मांसपेशियां बनती नहीं बल्कि टूटती रहती हैं और धीरे धीरे वजन, ताकत और ऊर्जा में कमी आती है। चिकित्सीय भाषा में इस स्थिति को कैक्लेक्सिया कहा जाता है। यह केवल कम भोजन लेने से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे मेटाबॉलिक कारण होते हैं जिन्हें केवल डाइट से ठीक नहीं किया जा सकता। यह स्थिति अक्सर कैंसर या HIV से संबंधित होती है। HIV से संबंधित मांसपेशी क्षय का इलाज एनाबॉलिक स्टेरॉइड से सबसे अधिक किया जाता है। हालांकि कैंसर कैक्सिया में इसके उपयोग पर अभी भी शोध चल रहा है। नेंड्रोलोन डिकोनोइट, ऑक्सेंड्रोलोन और ऑक्सीमेथलोन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले स्टेरॉइड्स हैं, खास तौर पर HIV से जुड़े मांसपेशी क्षय के इलाज में। अध्ययनों के अनुसार नेंड्रोलोन डिकोनेट की खुराक 150 mg हर 14 दिन में तथा इसके परिणाम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 6 mg प्रतिदिन के समान पाए गए, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कम थे। 2003 में ऑक्सीमिथलोन पर सफल फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हुए। इसकी खुराक आमतौर पर 100 से 150 mg प्रतिदिन होती है। हालांकि नेंड्रोलोन डिकोनेट के बाजार से हटने और ऑक्सेंड्रोलोन के बेहतर सहनशीलता या कंफर्ट प्रोफाइल के कारण अब HIV कैक्सिया के लिए ऑक्सेंड्रोलोन को प्राथमिकता दी जाती है। ऑक्सेंड्रोलोन की खुराक 20 mg से 80 mg प्रतिदिन दी जाती है। सबसे अच्छे परिणाम 40 mg और 80 mg दैनिक खुराक पर देखे गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। धन्यवाद।